वीरपुर नाम के गांव में भोलाराम और उसकी पत्नी मीना रहती थी। वे अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करते थे। मीना के एक संतान होने वाली थी। तभी हॉस्पिटल में भोलाराम पिता बनने वाला था, इसलिए वह बहुत खुश था। बधाई हो भोलाराम, आपके घर एक नन्ही सी बच्ची हुई है। पर एक अफसोस की बात, हम आपकी पत्नी मीना को नहीं बचा पाए। क्या मेरी पत्नी मर गई, वो भी इस लड़की के कारण? माँ, मैं इस लड़की का चेहरा भी देखना नहीं चाहता। इसने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। मैं जा रहा हूँ घर पे। बेटा, अपनी बेटी को तो ले जा, इसका क्या होगा? माँ, आप मेरी बात एक बार कान खोलकर सुन लो। मेरी कोई भी बेटी नहीं है। ये मर भी रही होगी तब भी मैं इसकी तरफ नहीं देखूंगा। बेटा, तू ये कैसी बात कर रहा है? इस नन्ही सी जान ने तेरा क्या बिगाड़ा है? माँ, आप कह रही हो इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। इसने पैदा होते ही मेरी पत्नी को खा गई। ये डायन है, डायन बच्ची के भेष में। अब पता नहीं क्या करेगी। मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। ये मनुष्य है, मनुष्य। माँ, आप मुझसे इससे दूरी रखना। माँ जी, अपनी बहू और बच्ची को यहाँ से ले जाओ। शांति अपनी पोती को अपने घर ले जाती है। फिर अगले दिन, माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जा। फिर कुछ देर बाद भोलाराम अपने काम पर चला जाता है। चल मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझे दूध पिला देती हूँ। फिर कुछ देर बाद भोलाराम अपने घर पर वापस आ जाता है। माँ, अब इसे दूध पिलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मनुष्य मेरी भी नौकरी खा गई। क्या बेटा, तेरी नौकरी छूट गई? माँ, मेरी नौकरी छूटी नहीं है, बल्कि मुझे निकाल दिया गया है। अब मैं इसे एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे फेंकने जा रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। ला, ये बच्ची मुझे दे दे। मैं तुझे इस बच्ची की शक्ल अब कभी नहीं दिखाऊंगी। और जा, तू दूसरी नौकरी ढूंढ ले। माँ, मैं तो जा रहा हूँ नौकरी ढूंढने। फिर भोलाराम दूसरी नौकरी ढूंढने चला जाता है। हे भगवान, इस लड़की के भाग्य में माँ भी नहीं और पिता भी इससे नफरत करता है। अब क्या होगा? शाम को भोलाराम अपने घर वापस आता है। बेटा, मिली कोई नौकरी? नहीं माँ। कोई बात नहीं बेटा, कल तू फिर से नौकरी ढूंढने चले जाना। चल, अब खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। फिर सब सो जाते हैं और अगली सुबह, माँ, जल्दी चाय लेकर आओ, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ बेटा, अभी लेकर आती हूँ, तू यहीं रुक। तभी भोलाराम की बेटी रोने लगती है। माँ, जल्दी आओ। इस मनुष्य के कारण मेरे कानों में दर्द हो रहा है। इसको चुप कराओ। बेटा, अगर ये रो रही थी तो तू इसे गोद में ले लेता, ये चुप हो जाती। माँ, मैं इस मनुष्य को कौन गोद में लूं? ये मेरी पत्नी को तो खा गई, अगर मुझे भी खा गई फिर? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। देख तो तुझे कैसे देख रही है। ले, इसे गोद में ले। माँ, इस मनुष्य को मुझसे दूर रखो, वरना मैं इसका गला घोट दूंगा। भोलाराम गुस्से से वहाँ से चला जाता है। चलो कोई बात नहीं, अभी तो गुस्से में है, सुधर जाएगा। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और शांति अपनी पोती का नाम भाग्यवती रखती है और भाग्यवती 10 वर्ष की हो जाती है। दादी, पिताजी कहाँ हैं? बेटी, वो काम पर गया है। जा, तू बाहर जाकर खेल। शाम को भोलाराम काम पर से अपने घर पर आता है। पिताजी, आप आ गए? पिताजी, कल मेरा जन्मदिन है। हट मनुष्य, मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। कल के दिन ही तूने मेरी पत्नी को खाया था। मर क्यों नहीं जाती तू? कल के दिन तुझ जैसी लड़की से अच्छा है मैं किसी जानवर को घर पाल लेता। बेचारी भाग्यवती रोते हुए अपनी दादी के पास जाती है। दादी, पिताजी मुझसे ऐसे बात क्यों करते हैं? मैंने क्या किया है? वो मुझसे मनहूस क्यों कहते हैं? नहीं बेटी, वो तो बस ऐसे ही गुस्से में कह देता है। वैसे तो वो तुझसे बहुत प्यार करता है। दादी, आज आप मुझे बताइए, मेरी माँ कहाँ है और पिताजी मुझसे नफरत क्यों करते हैं? बेटा, तेरी माँ भगवान के पास है। भगवान को जो भी अच्छा लगता है वो उसे अपने पास बुला लेते हैं और तेरे पिताजी तुझसे नफरत नहीं, बहुत प्यार करते हैं। तभी भोलाराम वहाँ पर आ जाता है। माँ, खाना बना कि नहीं? मुझे देर हो रही है। हाँ पिताजी, अभी दादी आपके लिए खाना लेकर आती हैं। माँ, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि इस मनुष्य का मुंह मेरे सामने मत खुलवाया करो। वैसे भी जैसे बोलती है मेरा सारा मूड खराब हो जाता है। मुझे खाना नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। बेटी, कोई बात नहीं, चल हम दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह, पिताजी, आज आप काम पर नहीं जा रहे क्या? सुन पागल, मुझे अपना चेहरा मत दिखाया कर। वैसे भी तेरा चेहरा जिस दिन देख लेता हूँ उस दिन मेरा अच्छा नहीं जाता। और हाँ,
मेरे सामने आज के बाद मत आना, वरना मैं तुझे भी तेरी माँ के पास पहुँचा दूंगा, समझी तू? ठीक है पिताजी, मैं आपके लिए भी चाय लेकर आती हूँ। माँ, ओ माँ, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। मैं ये मनूस की चाय पीकर मरना नहीं चाहता। बेटा, वो तेरी बेटी है, उससे इतनी नफरत मत किया कर। कहीं ऐसा ना हो कि तुझको एक दिन पछताना पड़ जाए और तुझे माफी मांगने के लिए समय भी ना मिले। माँ, मुझे कोई फालतू बातें नहीं सुननी है और ना ही मेरे पास टाइम है। मुझे ऑफिस जाना है और इसकी बात तो आज के बाद मुझसे करना ही नहीं। यही आपके लिए बेहतर होगा। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और भाग्यवती 20 साल की हो जाती है और उसका पिता भोला राम उससे बहुत नफरत करने लगता है। बेटी चल, हम दोनों सो जाते हैं, आज तेरे पिताजी बहुत देर से आएंगे। दादी आप जाकर सो जाइए, मैं पिताजी के आने के बाद ही सोऊंगी। बेटी, तुझे तो पता है ना तेरे पिताजी तुझसे कितनी नफरत करते हैं और वो तेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। बचपन से अभी तक उसने तेरा चेहरा तक नहीं देखा। हाँ हाँ दादी, मैं जानती हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं खाना रखकर छुप जाऊंगी, पिताजी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। भाग्यवती अपने पिता के लिए खाना रखकर छुप जाती है। माँ, ओ माँ, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे वाह, खाना तो काफी स्वाददार बना है। अच्छा माँ, खाना तो मैंने खा लिया, अब मैं सोने जा रहा हूँ। फिर भोला राम खाना खाकर सो जाता है। फिर अगले दिन, लो दादी, आप दोनों के लिए चाय। बेटी पर तू अपना चेहरा क्यों छुपा रही है? दादी, पिताजी को मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अपने चेहरे को छुपा कर रखा है। बेटा, मैंने सोचा है कि अब भाग्यवती बड़ी हो रही है, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। माँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे उसकी शादी हो या नहीं हो, ये तो आप ही देखो। ठीक है बेटा, मैं ही देखती हूँ। फिर शांति अपनी पोती की शादी एक अच्छे से घर में कर देती है। दादी, पिताजी कहाँ पर हैं? बेटी, वो भी दुखी होगा, वो अपने कमरे में है, जा तू उससे मिल ले। पिताजी, मैं जा रही हूँ, क्या आज भी आप मुझसे नहीं मिलोगे? भाग्यवती अपने पिता का ऐसा व्यवहार देखकर दुखी होकर अपने ससुराल चली जाती है। बहू, देखूं तो क्या क्या लेकर आई है सामान में। बहू, ये बता तेरे बाप ने कुछ भेजा भी है कि नहीं, कि खाली ही हाथ आ गई? कम से कम 1 तोला सोना तो दे ही देता। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, इसके भिखारी बाप ने मुझे एक कार भी नहीं दी। बहू के आते ही फूलमती अपनी बहू को बहुत डांटती है और जली कटी सुनाने लगती है। बहू, ये सारे गहने ला, मुझे दे दे, यहाँ पर चोरियाँ बहुत होती हैं, और तू जा सारे घर का काम कर। सुनो, मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ और सबके लिए खाना लगा दो। वो सभी खाना खाकर सोने जाते हैं। तभी भागवती, क्यों बहू, कहाँ जा रही है? माँ जी, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। क्यों, एसी क्या तेरे बाप ने लगवाई है जो अंदर सोने जा रही है? चल बाहरी सो, जब तेरा बाप देना एसी तभी अंदर सोना। ठीक है माँ जी। सभी सो जाते हैं। फिर अगले दिन, उठ जा महारानी, सुबह के 4 बज रहे हैं, जा कुएं से पानी भर ला। फिर भाग्यवती पानी भरकर ले आती है। फूलमती अपनी बहू को धक्का दे देती है और उसकी बहू गिर जाती है और मटका भी फूट जाता है। माँ जी, आपने मुझे धक्का क्यों दिया? देखिए, मटका फूट गया। क्या मुझसे मुंह चला रही है कि मटका मैंने फोड़ा है? खुद ने गलती करी और मुझ पे इल्जाम लगा रही है। बेटा बेटा सुरेश, जल्दी आ, देख तो कितना मुंह चला रही है मुझसे। अरे माँ, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? देख तो बेटा, इसने मटका फोड़ दिया और मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि मैंने मटका फोड़ा है। क्या तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ से मुँह चलाएगी? ये ले। रोते हुए बेचारी भाग्यवती अपना घर का काम करने लगती है। कल मुही कहेगी, देख यहाँ पर झाड़ू कौन लगाएगा? माँ, मुझे बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। तो कह देना उस मनुष्य से कि अपने बाप से लेकर आएगी पैसे। सुन मनुष्य, अपने बाप के घर जा और वहाँ से 5 लाख रुपए लेकर आ। अगर उन्होंने नहीं दिए तो इस घर में आने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाके मर जाइयो। नहीं नहीं, इतने सारे पैसे मेरे पिताजी कहाँ से देंगे? मुझे नहीं पता, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, मतलब चाहिए। भाग्यवती रोते हुए अपने घर जाती है। वहाँ पर उसकी दादी और उसके पिता बैठे हुए थे। दादी, वो लोग बहुत बुरे हैं, उन दोनों ने मुझे बहुत मारा और कहा है जा अपने घर से 5 लाख रुपए लेकर आ, तभी हम तुझे घर में आने देंगे। बेटा, तू भाग्यवती के लिए 5 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। माँ,
मैं इसके लिए कोई भी इंतजाम नहीं कर सकता। अगर इसके ससुराल वाले इसको मारे या कूटे, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं कहाँ से लाऊंगा 5 लाख रुपए माँ? मैं तो इसकी शकल भी देखना नहीं चाहता। इससे बोल दीजिए कि दोबारा मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। पर बेटा, वो अपने पिता के घर नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? वो अब मेरी तरफ से कहीं पे भी मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ आने की तो कोई जरूरत नहीं है। भाग्यवती को अपने पिता की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते अपने घर वापस चली जाती है। आ गई महारानी, ला पैसे दे। पिताजी ने पैसे नहीं दिए। रुक जा, तुझे अभी बताती हूँ। फूलमती भाग्यवती को बहुत बुरा मारती है। जाकर अब खाना बना। भाग्यवती खाना बना रही होती है तभी, क्यों सब्जी में इतना तेल डालते हैं? रुक, अभी बताती हूँ मैं तुझे। नहीं माँ जी, छोड़ दीजिए, गलती हो गई। इधर शांति अपने बेटे को समझाती है। बेटा, तू अपनी बेटी से इतनी नफरत मत किया कर। तेरी तो बीवी ही मरी है, पर बेचारे उसकी तो माँ ही मर गई। अगर मैं मर जाती फिर तुझे कैसा लगता? बेचारी उससे भी तू नफरत करता है, उसे कैसा लगता होगा? हाँ माँ, शायद आप ठीक कह रही हो। मैंने कभी उसे बचपन से नहीं देखा। अब मुझे लगता है शायद मैं ही गलत था। मुझे उससे मिलने ही जाना होगा माँ। वो मुझे देखकर खुश हो जाएगी। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? इससे अच्छा तो मैं मर जाती। पिताजी भी मुझसे नफरत करते हैं, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। काश माँ की जगह मैं ही मर जाती तो कितना अच्छा होता। अच्छा, तुझे मौत चाहिए तो मुझसे मांगना, भगवान से क्या मौत मांगती है? अगर तेरी यही इच्छा है तो आज मैं इसे पूरी कर देती हूँ। अच्छा है, अगर तू मर जाएगी तो मेरे बेटे की मैं दूसरी शादी कर दूंगी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। बेटा, जाकर मिट्टी का तेल और माचिस लेकर आ। आज इसे अपन मौत दे देते हैं। लो माँ, और लगा दो इसको आग। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, ऐसा मत करो। भाग्यवती की सास और उसका पति उसे जिंदा जला देते हैं। तभी भाग्यवती का पिता वहाँ आता है और वो अपनी बेटी को जला हुआ देता है। बेटी भाग्यवती, देख तेरे पिताजी तेरे लिए क्या। भाग्यवती, अरे नहीं भाग्यवती, तुझे क्या हो गया? किसने मार दिया तुझे? मेरे भाग्यवती, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने तेरे बचपन से एक भी बार शक्ल नहीं देखी। तू अपने पिता को छोड़कर नहीं जा सकती। पहले तेरी माँ खत्म हो गई, अब तू। भोला राम फूट फूट कर रोने लगता है और उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। सुरेश और उसकी माँ फूलमती को जेल हो जाती है।